ओके जी, जिनको जो भी डाउट है बताओ। अगर कुछ डाउट है तो। सर डीपी में एक डाउट है। हम्म, मैं आपको वो सेंड कर दूँ ग्रुप पे? हाँ ग्रुप पे भेजिए। ओके सर। सर क्वेश्चन नंबर 5। ओके तो सर बस इसका अप्रोच बता दीजिए कि कैसे अप्रोच करना है। अच्छा, तो पांचवा जो है इसमें आपको एक ए अपॉन बी पे पी एम एफ दे रखा है, जहाँ ए बी का जी सी डी वन है ना। जो ऐसा लिखा ना ए बी इज़ वन, इसका नोटेशन होता है जी सी डी या एस सी एफ, है ना। तो ए बी में जो अच्छा। कॉमन फैक्टर है वन है, मतलब दे आर को प्राइम, ये भी वर्ड है ना। इसका मतलब होता है ए बी, ए वन का मतलब है ए एंड बी आर को प्राइम, इस तरह से। So, कोई फ्रैक्शन है जहाँ ऐसा हो रहा है, तो एक्स लेस देन इक्वल टू वन होने का क्या चांस है। इसमें सोचना पड़ेगा, फ्रैक्शन है ना। तो हमें गिवन है कि एक्स कोई फ्रैक्शन है और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें इसके अकॉर्डिंग दे रखी है के ई की पावर ए प्लस बी कर दिया है, नहीं माइनस वन का इन्वर्स, मतलब के अपॉन ई की पावर ए प्लस बी माइनस वन। और जहाँ ए बी को प्राइम है, मतलब ए बी में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कह रहा है कि एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू ए होने का क्या मतलब है, वन होने का मतलब है एक्स मान लीजिए पी अपॉन क्यू फॉर्म का है या ए अपॉन बी फॉर्म का है। सो लेस देन इक्वल टू वन होने का मतलब है ए लेस देन बी होगा, ऐसा पूछना चाह रहा है मुझे लग रहा है ना। तो ए लेस देन बी होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फ्रैक्शन में क्या हो सकता है ना। इसमें मेनली हमें ना फ्रैक्शन को पॉइंट में ले आया है, सो सम ऑफ फ्रैक्शन है। तो पहले तो के निकालना पड़ेगा, के कैसे निकालोगे, पहले तो के की वैल्यू चाहिए ना मैम। तो के तो कोई कांस्टेंट है, पहले हमें के चाहिए होगा। तो के के लिए टोटल समेसन वन के इक्वल करना पड़ेगा इसको। तो फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ के। ओके, तो ए जो आपका इंटीजर है, बी भी इंटीजर होगा और बी नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो चलिए ए भी कोई रैंडम नंबर है, बी भी कोई रैंडम नंबर है, और ए अपॉन बी रेशियो होने की प्रोबेबिलिटी ये है। सोचना पड़ेगा, पहले तो आपको है ना वो निकालने पड़ेंगे के की वैल्यू। के की वैल्यू आ जाएगा फिर एक्स लेस देन वन, ये है ना। तो सर मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? नहीं, एग्ज़ाम में तो नहीं आते हैं, इस तरह के आए नहीं हैं, पर ट्राई सर डीपीपी में ना सर थोड़े एकदम थोड़े लेंदी टाइप के क्वेश्चंस हैं। हाँ प्रैक्टिस के लिए है, तो वो आप करोगे तो उससे आपको क्या थोड़ा ब्रेन डेवलप होगा और कुछ नहीं। वरना आप पी वाई क्यूज़ ठीक। देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के तो नहीं आए हैं।
बट थोड़े डिफरेंट अच्छा है, जैसे सोचने को मिलेगा ना। पी वाई क्यू जो हमारे ड्राइव में है ना, पी वाई क्यूज़ भी हैं प्रीवियस ईयर अच्छा क्वेश्चन, तो उसमें आप देखें पता चल जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, ठीक। दूसरे थोड़े आसान टाइप के आए हैं, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचता हूँ देखो क्या होता है। सो तो हाउ, मतलब सर इसको स्किप कर सकते हैं ना? हाँ स्किप कर दीजिए अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक। ये अभी आपके लेवल का तो लग नहीं रहा, इसमें थोड़ा सा हायर लेवल का, इसको भी छोड़ दीजिए। इसका आंसर जो है इसका सम निकालना दिक्कत है ना। जैसे हम सम निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ ए बी को प्राइम है, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है ना, और बी ज़ीरो नहीं हो सकता, इक्वल टू वन। तो ये सम हमें निकालना दिक्कत होगा, तो इसको अभी इग्नोर कर दीजिए है ना। ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, ओके सर। क्योंकि अल्दाव यहाँ से के सॉल्व करके आ जाएगा ऐसे तो, ई माइनस वन होल्स, क्योंकि ये फार्मूला है ना, क्या आइलर्स टोसेंट फंक्शन, ये हमारे सिलेबस का नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन वही आएंगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये एक समझो आउट ऑफ सिलेबस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, सो दैट यू मे इग्नोर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है बताइए। तो इसका आंसर ऐसे ई अपॉन ई प्लस वन है ना, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू वन का। तो ये कुछ आइलर है ना, टोसेंट फंक्शन ऐसा यूज़ होगा जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके। नेक्स्ट बताइए। हाँ, और किसी को डाउट है कुछ? और किसी को कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, यहीं स्टॉप किया जाए। सर मेरे को एक डाउट है। पूछिए। मेरा डाउट ये सिलेबस रिलेटेड नहीं है, हाँ मेरा डाउट पूछिए। उस दिन में आया था जी 2 दिन जी पहले। जी आपका मैंने कोर्स देखा है, 7500 का रिकॉर्डेड कोर्स है। जी। तो मैंने क्लास 10th में लास्ट टाइम मैथ पढ़ा था, फिर 11 12th बायो की तरफ मुड़ गया नीट के लिए। ठीक है, मेरा मैथ वीक हो चुका है, तो क्या वो बैच में आ जाएगा समझ हमको? समझ आएगा। नहीं समझ आएगा तो डाउट पूछो, जैसे अभी क्लास है, डाउट फैकल्टीज़ भी हैं, तो आपको डाउट फैकल्टी से भी हेल्प ले सकते हो, मुझसे भी हेल्प ले सकते हो। देखो सीखोगे तो सब हो जाएगा है ना, तो पहाड़ तोड़ने से मुश्किल तो नहीं है ना ये चीज़ें, तो हो नहीं जाएगा। थोड़ी सर, मतलब मुश्किल होगी बट ट्राई करोगे तो देखो, मेन क्या है कि सीखने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स चाहिए, लाइक कहते हैं लर्न फेल, ये प्रोसेस है, तो तभी जाके आपको आएगा। तो ट्राई करो, फेल होगे फिर सीखोगे, फिर फेल होगे फिर सीखोगे, तो ये प्रोसेस अगर नहीं छोड़ो, गिव अप नहीं करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि हम पढ़ाते 11 12 से ही हैं, जो आप देखोगे लेवल हमारा 11 12 लेवल से स्टार्ट होता है जनरली, जो पहले वाले बैच में जनरली, बाद में जो बैच थोड़े लेट आते हैं वो थोड़ा फास्ट होता है और कम टाइम रहता है तो फास्ट थोड़ी पढ़ाते हैं। शुरू वाले एक लंबे वन वाला बैच देखोगे किसी ईयर का, तो उसमें थोड़े स्लो पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं बेसिक के साथ, ये है। तो हो जाएगा, समझ आएगा आपको। नहीं समझ आएगा आप ज्वाइन करके मुझसे पूछो, आजकल इतने हेल्प हो गए हैं। तो जैसे आप एक बार काम करो ना, 11 12 का एक बार सिलेबस रिवाइज़ कर लो, तब नहीं पढ़े ना अब पढ़ लो, एन उठाओ और पूरा 11 12 का जो मैथ्स है एक बार पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, वैसे मैं क्लास में भी कराता हूँ, परिमल सर भी कराते हैं, तो हम लोग 11 12 लेवल से ही स्टार्ट करते हैं। तो जो रिकॉर्डेड कोर्स आपका 7500 का, उसमें आपको बेसिक लेक्चर ही मिलेंगे और फिर एडवांस लेक्चर्स भी हैं, तो उसको देखो समझो, नोट्स बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो, है ना। और 11 12 का एक बार खुद से भी आप रिवाइज़ कर लो। इतने 11 12 के लेक्चर्स यूट्यूब पे भी पड़े हैं हर जगह, लेकिन आप मेन है सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगा आपको। आप जब तक आप पेन नहीं चलाओगे आपको सीखने को नहीं मिलेगा, तो मतलब सीखने के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा। तो मेरा मतलब ये है, एन खोलो, एक एक लाइन पढ़ो, समझो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, देन इससे आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा 11 12 का। और 11 12 का बेस स्ट्रांग हो गया तो आगे सब समझ आएगा। ठीक है ना, ये है। ओके सर। तो पर समझ आएगा आपको, कोर्स करोगे समझ आएगा। अगर दिक्कत आएगा ज्वाइन करो, पूछो, मैं 11 12 वाले डाउट भी मुझसे पूछ सकते हो अगर नहीं आता है तो, क्योंकि स्टार्ट तो 11 12 से हम लोग कराते हैं। हम लोग 11 12 के सारे चैप्टर जो यूज़फुल चैप्टर है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इवन जो जैम के सिलेबस आप देखोगे तो वो उसमें 11 12 के सिलेबस भी हैं, बहुत सारे पार्ट, मैक्सिमा मिनिमा प्रोबेबिलिटी सेट है ना,
ये सब जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये सब आएगा, कैलकुलस पूरा आएगा, तो वो फिर से यहाँ पढ़ाए जाएंगे। और वहाँ थोड़ा पढ़ लोगे आप खुद से भी 11-12 तो बेस स्ट्रांग हो जाएगा। और नहीं तो हमसे आप कैलकुलस तो कैलकुलस पार्ट मेन ज़रूरत पड़ेगी आपको, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसकी ज़रूरत पड़ेगी और प्रोबेबिलिटी चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेनली इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, ये सब चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके सर, ठीक थैंक यू है, सर। ओके, थैंक यू। बताइए, क्वेश्चन बताइए। कौन से टॉपिक का? अच्छा, प्रोबेबिलिटी का, कोई बात नहीं। तो इसमें जो है मैं खोलता हूँ यहाँ पे, है ना, देखिए 5 से 26 वाले में ना। क्वेश्चन नंबर बताइए, तो चैट में लिख सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं। थर्ड नंबर, ओके। तो ये प्रूव दैट है ना, थर्ड में कह रहा है कि ए बी सी आपका पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट है, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी 0.1 है और बी इंटरसेक्शन सी 0.2 है। तो आपको प्रूव करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी जो है मोर देन इक्वल टू 7/8 होगा। तो ये पहले जैसे जैम ना 2014 तक सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आते थे। हाँ, 2017 के बाद ऑनलाइन हुआ है तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो तब का है, देखिए ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें आपको बस मैथमेटिकली ट्राई करना है। तो हमें दे रखा है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। तो देखिए हमें बोला है ए बी सी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट है। सो ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा पी ए इंटू पी बी के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा पी ए इंटू पी सी के, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा पी बी इंटू पी सी के। ठीक है, इसका ये डेफिनेशन हो गया पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट का। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे और क्या दिया है। तो ये गिवन है, और हमको गिवन है इस क्वेश्चन में कि ए इंटरसेक्शन बी 0.1 है और बी इंटरसेक्शन सी 0.2 है। सो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0.1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 0.2 है। ठीक है, तो मतलब ये 0.1 है और ये 0.2 है, ये ना, इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमसे बोला गया है कि भाई क्या फाइंड करने हैं, शो करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी मोर देन इक्वल टू 7/8 होगा। सो हमें शो करना है प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी मोर देन इक्वल टू 7/8। ठीक है, तो ये हमें शो करना है। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी हो जाएगा मोर देन इक्वल टू 7/8। सो तो यहाँ से निकालिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और ये जो है ना ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी है, ये हमारा है सी माइनस ए। तो इसको फॉर्मूला इसका होता है, इसका खोलेंगे तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये इसका फॉर्मूला है। इसको खोलिए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, अब इसको यहाँ से मुझे पता है कि ए इंटरसेक्शन सी को मैं ये लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में गिवन था। इसको सॉल्व करते जाइए, तो ऐसे ही ट्राई करेंगे ना तो होगा, नहीं होगा देखा जाएगा, है ना। तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी ट्राई करके देखना है। तो यहाँ तक ये आ गया। सर हाँ जी, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी लिख सकते हैं। एक मिनट,
तो वेन डायग्राम से देख सकते हैं हम लोग। आप कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी को क्या लिखना चाहते हैं, बोलो, रिपीट करो, क्या लिखना चाहते हो आप? मुझे समझ नहीं, आप क्या पूछ रहे हो, दोबारा बताओगे तो समझ आएगा। सर ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी को जैसे सर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी को प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी लिखा है, क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी को प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन सी लिख सकते हैं? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा कोई फॉर्मूला तो नहीं है। जैसे देख लो, यहाँ से अगर बन जाएगा तो अलग बात है। सो यहाँ से अगर बनता है, ऐसा कुछ बनेगा, देखो। सो पी ए है ना, और यहाँ से पी सी, नहीं मुझे लगता नहीं ऐसा शायद बनेगा। बनेगा, खोल कर देख लो, ऐसा नहीं बनेगा। ये आया ना, तो ये नहीं लिख सकते ऐसा। तो ठीक है ना, वो आपको वेन डायग्राम से देखना पड़ेगा कैसे लिख सकते हैं। ये ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको थोड़ा लॉजिकली, जैसे हमने वहाँ ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये सी माइनस ए जो है ना, जैसे मान लीजिए ये सेट, मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल सी है और ये ए है फॉर एग्जांपल, तो ये सी माइनस ए कौन सा वाला पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट हुआ, ये जो मैं सेट कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट हुआ आपका। सो दिस पार्ट इज सी माइनस ए। तो हमने क्या किया, पूरे सी की प्रोबेबिलिटी में से, और ये जो पार्ट है, ये जो है, ये है ना, तो ये कौन सा पार्ट है, ये जो अभी आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ ए इंटरसेक्शन सी। और ये जो पूरा ये पूरा सर्कल है वो सी है। और ये जो रेड वाला पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी है, ये है ना। ए का पार्ट वो नहीं जो कॉमन में है, तो वैसा इसलिए लिखा, उसके लॉजिक है, ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते। तो आप इसको वेन डायग्राम से जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। अब अगर करना, अगर लगता है आपको कर सकते हैं, तो खोल के देखो क्या आएगा। मतलब ये ओके सर, मतलब मतलब ये रूल ही नहीं है। हाँ, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन हुआ है क्योंकि यहाँ से वो वेन डायग्राम से आ रहा है, इसीलिए ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अभी आप देखिए, इसको करते हैं हम लोग, तो हमें इसको एक टर्म में ले आना है, इसको कोशिश करते हैं एक टर्म में ले आने की। तो अभी ये ना सिर्फ ए के टर्म में ला सकता हूँ क्या मैं? हाँ, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर दो आप, या 2 अपॉन 1 कर दो, जैसे करना चाहो। तो इक्वेशन 1 2 को डिवाइड कर लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ 1 2 को डिवाइड करोगे तो 0.1 अपॉन 0.2, तो हो जाएगा पी ए इंटू पी बी अपॉन पी बी इंटू पी सी। तो ये पी बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसी एक को ओपन कर लो, है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज़ 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये इक्वेशन 1 2 को डिवाइड करके आया। तो मुझे एक मिलाना है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी को एक के टर्म में ले आता हूँ। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को ही लिख देता हूँ 2 पी ए है ना, तो ये 2 टाइम पी ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमने ये रिड्यूस कर लिया। अगर मान लो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम इसको x मान लें पी ए को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी हो गया आपका 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर। तो ये मान लो अभी के लिए जी एक्स बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको हम जी एक्स बोल देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी को जी एक्स बोल दिया, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स प्लस 2x को। ये कैलकुलस का फंक्शन है। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो ये हमें देखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, कुछ इसका रेंज लिमिट है, तो यहाँ से कुछ नहीं है। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा, वैसे तो x 0 से 1 के बीच होगा, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या ए पे, तो ए जो होगा ना, ए यूनियन बी से तो कम ही होगा, लेकिन यूनियन प्रोबेबिलिटी हमें दिया नहीं है, इंटरसेक्शन दिया है ना। अच्छा, तो ये हम कह सकते हैं कि जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो ए इंटरसेक्शन बी से तो ज़्यादा होगी, है ना।
मैं बस x का रेंज ढूंढ रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जो a इंटरसेक्शन b है वो सबसेट होगा a का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b छोटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a से। तो यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ कि 0.1 जो मुझे दिया था, तो x तो इससे ज़्यादा ही होगा, तो मुझे 0 के बजाय यहाँ लेना चाहिए 0.1। सो x की वैल्यू 0.1 से 1 के बीच आएगी, ठीक है, उससे कम तो हो नहीं सकती अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी के लिए, और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे ये जो b इंटरसेक्शन c दे रखा है 0.2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c जो होगा दैट विल बी मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी b इंटरसेक्शन c। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ c यहाँ से आया था 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ a, तो वो मोर देन इक्वल टू होगा फिर 0.2, तब भी वही आएगा, तब भी कुछ अलग तो नहीं आया, 0.1 से ज़्यादा ही आया, तब यहाँ भी वही आया हुआ है। ओके, तो एनीवे कहने का मेरा मतलब ये है कि अब ये कैलकुलस का एक क्वेश्चन बन गया है। तो ये सब्जेक्टिव था, तब सब्जेक्टिव जब आते थे ना 10 नंबर 20 नंबर 9 नंबर ऐसे 12-15 नंबर के एक क्वेश्चन आते थे। अब आपके एग्जाम में या तो 1 नंबर के आएंगे 2 नंबर के, मतलब 1 और 2 मार्क्स के आएंगे। तब था एक क्वेश्चन 10 मार्क्स के 20 मार्क्स के भी होते थे, इसलिए इतने लेंदी पूछते थे। तो अभी इतना लेंदी नहीं आता, मतलब इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आते, कुछ कुछ मिल जाते कभी कभी। तो फाइनली द अल्टीमेट गोल इज टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, मिनिमाइज ना, क्योंकि आपको निकालना था लोअर बाउंड, हमें प्रूव करना है कि मोर देन इक्वल टू दिस होगा, तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल लो, उससे काम हो जाएगा। यस, तो मिनिमाइज दिस, तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू 0.1 to 1। अब आप क्या करोगे, इस फंक्शन को आप मैक्सिमाइज करो, है ना, तो यू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। तो क्या करोगे, यहाँ जी डैश एक्स निकाल लो आप। मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना आता है क्लोज इंटरवल पे, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, ये 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो जी डैश एक्स निकालो, -1 + 4x, ये आ जाएगा, इसको 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। जी डबल डैश एक्स निकालोगे तो ये आ गया 4 पॉजिटिव, तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू लेगी। या एक काम करो, जी 0.1 निकालो, जी 1/4 निकालो एंड जी 1 निकालो, तो इसमें 1/1 एक्स की वैल्यू पुट करो, देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी इनमें से। तो 1 रखोगे तो आ जाएगा 1 - 1, तो ये 2 आ जाएगा। फिर 0.1 रखोगे तो इसका अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, कितना आता है, 0.1 मतलब 1/10 है ना, तो 0.1 मतलब 1/10, 1/10 रखोगे तो सॉल्व करो इसको, बताओ कितना आएगा, आप खुद सॉल्व करके बताओ। 0.1 मतलब 1/10, ठीक है, तो जो डोमेन था 1/10 पे क्या आएगा और 1/4 पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करो आराम से, बताओ मुझे। सो इस फंक्शन की वैल्यू x को 1/10 रखने पे क्या आएगा और x को 1/4 रखने पे क्या आएगा, ये बताइए, यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ फंक्शन की इस क्लोज इंटरवल में। सो ये आपका अभी काम है, अभी सॉल्व करके बताओ। सो जहाँ तो मुझे लग रहा है ये 7/8 आएगा, और ये देख लो कितना आएगा 1/10 वाला, क्या आ जाएगा 1 - 1/10 9/10, और यहाँ से 2 × x², सो 2/100, तो एलसीएम लेंगे 100, तो ये हो गया 90/100, तो 92/100 आ जाएगा, तो 0.92 आ गया, ठीक है। और ये 7/8 निकालो कितना आएगा, 0.8 के आसपास है ना, 0.8 के आसपास आएगा। तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 7/8। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जी की वैल्यू ये सो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, तो जो मिनिमम वैल्यू जी की वो कितनी है, 7/8 है। मतलब हमने ये प्रूफ किया कि मिनिमम वैल्यू जो जी की है, यहाँ से हमने ये निकाला, मिनिमाइज़ किया फंक्शन को, 12th क्लास में है एब्सोल्यूट मैक्स एब्सोल्यूट मिनिमम, तो हमने निकाला मिनिमम वैल्यू ऑफ जी इज़ 7/8। इसका मतलब है कि जी 7/8 से ज़्यादा ही होगा, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, पूरा स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ हो गया, बाद में मैथ भी यूज़ हो गया, तो इतना आना चाहिए आपको। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया। और जी क्या रखा था हमने, जी था हमारा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, तो हमने प्रूफ कर दिया ये 7/8 से ज़्यादा है, दैट इज़ द प्रूफ। ठीक है, अब बताओ डाउट है तो। ठीक है, नेक्स्ट बताइए।
और कुछ है? क्या हो गया? सर फोर्थ क्वेश्चन भी नहीं समझा। कौन सा? फोर्थ? अगला। अच्छा, अभी ऐसे अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप उसके लिए ना वो यूज़ कर सकते हो, AI का यूज़ करते हो, चैट जीपीटी और ये सब, सॉल्यूशन वहाँ भी मिल जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछो, है ना, सॉल्यूशन तो वहाँ से भी मिल जाता है, तो AI से भी आप कर सकते हो। तो इसमें जो है समझ नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं। तो समझ नहीं आया। फोर्थ में क्या है, ये फोर्थ वाला सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, जिसमें कह रहा है EF G। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर में सब कराया नहीं है? होगा कराया हुआ पूरा लेक्चर, आप देखेंगे आगे डिस्कशन हुआ होगा, अलग अलग बैच में आप देखेंगे ना, किसी न किसी में, मतलब कई सारे बैचेज में ये बाद में डिस्कशन कराते हैं हम लोग, जो बच्चे पूछते हैं, लेकिन हो सकता है पूछा ही ना हो ये सब। तो लेट EF बी द टू म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट क्या होता है? E इंटरसेक्शन F फाई हो गया। कह रहा है लेट EF बी द इंडिपेंडेंट ऑफ G, तो E इंडिपेंडेंट है G से, F भी इंडिपेंडेंट है G से। स्मॉल p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F है, प्रोबेबिलिटी ऑफ G Q है, तो बोल रहा है E यूनियन F यूनियन G किसके इक्वल होगा। तो ओपन कर लो, तो क्वेश्चन में सब कुछ गिवन ही है, कहाँ दिक्कत है, फॉर्मूला लगाओ ना। देखो ट्राई करोगे तभी क्वेश्चन होगा, ये नहीं कि देख के हो जाएगा। जैम में देख के शायद एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। लाइक यू स्टार्ट सॉल्विंग, पेन उठाओ, ट्राई करो, गलतियाँ करो, तो सीखोगे, तब जाके सॉल्व होंगे, तभी जाके एग्जाम में आपसे होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं क्वेश्चन देखे और आ जाएगा, तो ट्राई करने पे आएगा। तो मतलब ट्राई करोगे, तो ट्राई करो, गलतियाँ करो, तो जाकर सीखने को मिलेगा। नहीं तो स्टार्ट नहीं करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे लगोगे नहीं आएगा, फिर तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप ट्राई करना कि पहले सॉल्व करके देखना है, 2-3 तरीके लगाओ, गलतियाँ करो, फिर जाकर सीखने। मान लो चैट जीपीटी से पूछा, उसको सॉल्व करके देखा खुद से कि वो जो कह रहा है कैसे कैसे हो रहा है, तो उसी सीखने को मिलेगा आपको। तो इसमें क्या है, EF विद द टू म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट, EF इंडिपेंडेंट है। देखिए तो हमें क्या क्या गिवन है इसमें गिवन है E इंटरसेक्शन F फाई है। तो 11-12 आपने ठीक से पढ़ा होगा, तो ये सब आपको ठीक से समझ आएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें बता रखा है E इंडिपेंडेंट है G से, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G, ये आ जाएगा। तो ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। और क्या है, और गिवन है कि P जो है PE प्लस PF है। ओके, सो स्मॉल p एक नंबर है, PE प्लस PF, स्मॉल Q जो नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ G है। तो हमसे पूछा है E यूनियन F यूनियन G, तो क्या इसका फॉर्मूला आता है आपको? PE प्लस PF प्लस PG माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन G माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप ये फॉर्मूला लिखते ना तो हो जाता, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। अब पुट करो क्या क्या गिवन है, तो जो गिवन है E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो E इंटरसेक्शन F फाई है, तो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G भी फाई इंटरसेक्शन G फाई होगा, फाई की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो अब बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ G, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा F इंटरसेक्शन G को प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G। चलिए आपने ट्राई नहीं किया, अगर आप ट्राई किए होते तो हो जाता, कुछ खास नहीं है। जो गिवन है लिख लो, जैसे जो गिवन था मैंने लिख लिया। अब जो गिवन है वो लिख लिया, अब इसको हम फॉर्मूला से ओपन कर रहे हैं। अब जो गिवन था वो पुट करते जा रहे हैं, तो खुद ही आंसर आ जाएगा। तो हमें दिया था PE प्लस PF, P है और PG Q है, तो इसका नाम रख देंगे P, ये है Q माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, PG कॉमन है, तो बचेगा क्या, PF प्लस PE। तो आ गया P माइनस Q माइनस, इसका नाम क्या था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G है Q और इसका नाम है P, तो ये आंसर आ गया। देखो ये ऑप्शन होगा, क्या था इसमें, सिंपल फार्मूला यूज़ करना था, जो भी गिवन था हमने उसको अप्लाई किया, और इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है, ये सब 11-12 में भी था, हमने भी कराया क्लास में, बट ये सब 11-12 में भी है। तो ये सब क्वेश्चन एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी जो ये DPP है, ये सब 11-12 के क्वेश्चन हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें क्लास 11-12 के हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी जो जैम में आए भी हैं वो भी 11-12 के क्वेश्चन हैं।
सो आपके 11th-12th वाला प्रोबेबिलिटी चैप्टर थोड़े अच्छे होने चाहिए ये, ठीक है। तो देखो इसमें जो 4th वाले क्या है, तो P + Q - PQ, ये आंसर आ गया ना। एक मिनट, थोड़ा लिखने में गलती हुआ क्या, ओ यहाँ गलती हुआ, ये प्लस था, ये प्लस PG है ना, तो ये प्लस था तो ये प्लस होगा, ये आंसर आ गया P + Q - PQ, क्योंकि ये है ना PG यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। ओके, ये सब आसान क्वेश्चन है, सब आप ट्राई करो। नेक्स्ट बताओ। और नहीं तो सबसे आसान तरीका आपको, अगर क्वेश्चन जो है ना ग्रुप में भेज दो, कोई सोल्यूशन भेज देगा। सोल्यूशन तो हर जगह मिल जाएगा, ग्रुप में क्वेश्चन का फोटो भेज दो, सोल्यूशन कोई ना कोई भेज देगा, या ChatGPT को तो कोई सोल्यूशन देगा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ये मेन है। नहीं समझ आ रहा, आप पूछो कहाँ डाउट है। जैसे इस क्वेश्चन अगर आपने ट्राई किया, आप पूछो कहाँ डाउट है आपको, तो उससे पता चलेगा कि आपको डाउट कहाँ है, मतलब किस पार्ट में डाउट था। और इसके लिए सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करो, देखो जो जो गिवन है पुट करते जाओ, आ जाएगा। अब देखो इसमें कहाँ डाउट था आपको। नेक्स्ट बताइए, और किसी को कुछ डाउट है? ओके, और कोई डाउट नहीं है? ठीक है फिर, थैंक यू, कल मिलते हैं।